नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर। इसके रिजल्ट आए हैं कल ही रात को और रिजल्ट आने के बाद यूएस मार्केट में इसका एडीआर जो है वो 7% के लगभग तक टूट गया था, जो कि आप देख सकते हो कि लगभग 7% के आसपास तक एडीआर में गिरावट देखने को मिली। और आज जब मार्केट खुला तो एचडीएफसी बैंक में हमें भी गिरावट देखने को मिली। यहां पर हमारे सामने चार्ट चल रहा है, स्टॉक दिख रहा है, हमें शानदार गिरावट लेके खड़ा हुआ है। तो अभी की डेट में क्या हो सकता है? आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं कि अभी की डेट में क्या हो सकता है, इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, क्योंकि नीचे आ रहा है तो क्या डिप की अपॉर्चुनिटी है? रिजल्ट्स अच्छा है उसके बाद भी ऐसी हालत क्यों है? कब चलेगा? पिछले कई सालों से यही खड़ा है, आखिर ये चलता क्यों नहीं है? करना क्या चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो, किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आपके स्टॉक का नंबर भी जल्दी से जल्दी लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, बस जल्दी से जल्दी उसका नंबर लगना तय है। तो अब बात करने से पहले यह भी ध्यान रखें कि जो भी बात होगी वो एजुकेशनल पर्पस से है, किसी टाइप से रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें। हम कंप्लीट टोटल एनालिसिस करेंगे कि किस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो सारा समझेंगे। हम फाइनेंशियल्स को भी एक बार पढ़ेंगे और हम साथ में चार्ट्स की स्टडी भी करके देखेंगे कि अभी की डेट में क्या हो सकता है, और कंप्लीट एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल एनालिसिस पे। अब चल रहे हैं हमारे सामने एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल्स। आपको बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि किसी भी कंडीशन में अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनते हो या किसी भी सूरत में अगर आप इन्वेस्टर बन रहे हो, ट्रेडर बन रहे हो और अगर आप फाइनेंशियल पढ़ना चाहते हो, तो किसी भी कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल कभी पढ़ने की सोचना, इतनी चीजें होती है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। उसमें इतनी इन डेप्थ एनालिसिस होती है कि शायद कोई बिगिनर तो कर ही ना पाए। फिर भी मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, बहुत से कारण होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। एलडीआर होता है लोन डिपॉजिट रेशियो। एक यहां पे एलसीआर होता है, वो देखा जाता है। नेट एनपीएस देखे जाते हैं, प्रोविजनिंग देखी जाती है, प्रोविजनिंग, ये सारी चीज जो है वो देखी जाती है। लेकिन इनकी भी इन डेप्थ एनालिसिस होती है। वो कौन कर सकता है? वो एफआईआईज, डीआईज कर सकते हैं, बिकॉज आपको तो ये डाटा बाद में पता चलते हैं, रिजल्ट आने के बाद। उनको पास इन डाटा की एक्सेस पहले से होना शुरू हो जाती है, बिकॉज दे हैव अ बिग रिसर्च टीम, और वो जो एक्शन लेते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज देखनी होती है। और एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा है उसके पीछे के रीजंस जो है वो एलडीआर है, एलसीआर भी है और कासा भी है। अब कासा क्या होता है, ये सारी चीज अगर आपको मैं समझाने बैठूं, इन टर्म्स को अगर मैं अभी समझाने बैठूं तो भी मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये है क्या, और उसके बाद इनकी इन डेप्थ एनालिसिस होती कैसे है। जैसे लोन डिपॉजिट रेशियो हो गया, लिक्विड कवरेज रेशियो हो गया, या फिर आप एनपीएस देख लो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या प्रोविजनिंग देख लो। अब ये सारी चीज होती है। अगर आपके पैसे नहीं आ रहे, आप प्रोविजन बनाते हो, उसका राइट ऑफ करते हो, बहुत सी चीजें होती है। तो इनके इन डेप्थ एनालिसिस में हम नहीं जा रहे, मैं बेसिक लेवल चीजें बता रहा हूं। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि ये सारी चीज देखनी होती है, बट हम नहीं देख सकते। अभी हम बेसिक लेवल फंडामेंटल देख रहे हैं। तो यहां पर बात करते हैं मार्केट कैप, जो कि लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 16 का दिखा रहा है। अभी वो गिरावट आ रही है तो एडजस्ट भी होगा, एग्जैक्ट 16 पे नहीं है, शायद वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आरओसी काफी कम है। आरओई इस कंपनी की काफी अच्छी है। आरओई अच्छी क्यों है? क्योंकि इक्विटी तो बैंकिंग बिजनेस में कम लगती है, ज्यादातर कैपिटल एम्प्लॉयड होती है जो कि इक्विटी के साथ डेट को काउंट करती है। तो आरओसी कम आ रहा है। प्रमोटर्स यहां पे है नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रन बिजनेस है। डेट टू इक्विटी 7 टाइम्स है। ईपीएस 89 रुपीज का है। मैं अच्छा ईपीएस कहूंगा, खराब नहीं कह सकता। डिविडेंड 1% के आसपास आता है, जो नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन फिर भी शेयर क्यों नहीं चला? ये कारण तो थे जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, वो कासा वगैरह, एलडीआर वगैरह, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण होगा। यहां पे देखिए, फ्री कैश फ्लो माइनस में है। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है। पी रेशियो भी ठीक ठाक है। तो यहां से मैं इसको देख के ओवर वैल्यूड नहीं कह सकता। दिस इज बेसिक लेवल फंडामेंटल, और मुझे बेसिक लेवल फंडामेंटल से काफी चीजें समझ आती है अपनी समझ के हिसाब से। किसी को हो सकता है ना आती हो, किसी को आती हो। तो मुझे जो आती है उसमें ये ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर, ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है। यहां पर अगर हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को देखने जाएं तो आप ग्रोथ इसको देखेंगे तो आपको ग्रोथ के अंदर पता चलेगा कि सेल्स हर बार बढ़ रही है। लेकिन आप अब जो है यहां पर पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इसमें आप एचडीएफसी बैंक नहीं देख रहे हो, एचडीएफसी भी साथ में देख रहे हो क्योंकि मर्जर हो चुका है। तो आप खाली एचडीएफसी बैंक नहीं देख रहे हो, एचडीएफसी भी साथ में देख रहे हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है। यहां पे आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आ रहा है, आप देखते जाइए इन चीजों को। यहां पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट भी लगभग पिछले क्वार्टर के जितना ही है, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। यहां पर इन चीजों को देखने के, सेल्स को देखने के, प्रॉफिट को देखने के अलावा आप ईपीएस पे जोर डालिए। ईपीएस को देखिए, 22 रुपए, 22 लगभग 5 क्वार्टर से 22 रुपीज है, और उससे पहले 20 रुपए के आसपास सितंबर 2022 में। तो एक्चुअल में मार्केट को जो ग्रोथ चाहिए वो ईपीएस के टर्म्स में चाहिए। आप बैंकिंग में क्या देखते हो?
बैंकिंग में सेल्स देख ली, बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट देख लिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखने के अलावा ईपीएस देखना होगा कि वाकई में मिल कितना रहा है भाई साहब, बैंक के घर में कितना आ रहा है। क्योंकि अब आप दो चीजें साथ में जुड़ गई है और उसके बाद कितना आ रहा है वो देखा जाएगा। तो वो अभी भी 22 रुपए ग्रोथ नहीं है। आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखती है, ओहो 34% ग्रोथ। अब वो 34% क्या है समझो, ये 17,700 का प्रॉफिट इसकी सेल्स पे आपको मिला। अब ये 34% किससे कंपेयर करा जा रहा है, इससे करा जा रहा है। ये जो है 12,700 से इससे कंपेयर करा जा रहा है और उससे बताया जा रहा है कि पिछले दिसंबर में इतना था, अब इतना है। और ये जो सेल्स है वो पिछले दिसंबर में इतनी थी, वो इतनी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये पिछले साल के डाटा थे जब मर्जर नहीं हुआ, और ये मर्जर के बाद के डाटा है। आप ईपीएस पे फोकस करिए, ईपीएस 22 रुपीज के आसपास है, तो ग्रोथ इज मिसिंग। मार्केट आपको पैसा क्यों देगा, क्योंकि आपको ग्रोथ होगी तो पैसा देगा। आपके साथ सिचुएशन क्या है एचडीएफसी बैंक के साथ, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक हाथी है ये, और हाथी का अब आप मान लो कि दौड़ लगाना मुश्किल है। आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हो, आपसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं अभी इंडस्ट्री के, वो फटाफट दौड़ रहे हैं, वो बैंक्स फटाफट दौड़ रहे हैं। हाथी के लिए वो स्पीड पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप एक कदम भी आगे रखोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है। तो आप उससे आगे भी नहीं जा सकते और आप पीछे भी नहीं आ सकते। आप स्टेबल तरीके से उसमें बढ़ पाओगे, बड़ी ग्रोथ आपकी मिसिंग रहेगी। ये इसके नंबर्स भी बोल रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक जिस साइज का हाथी है वो भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथी कभी दौड़ता ही नहीं है, समय आने पे वो भी दौड़ता है, टाइम लेता है। और ये किसके लिए बेस्ट है वो हम आगे बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लीजिए ईयरली पी&एल की। अगर ईयरली पी&एल पे भी आप देखेंगे, आप डाटा को समझने की कोशिश करें। ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स अच्छी है, जो कि मर्जर के बाद की है। ये हमारे पास क्या आ रहा है इस कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारे सामने चल रहा है। और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर एक साल में अगर आप देखने चाहें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर किस टाइप की ग्रोथ रही है पिछले कई सालों में, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे मर्जर के बाद में, तो मर्जर हुआ क्यों था, सिर्फ इतनी सी ग्रोथ के लिए नहीं हुआ था जो आपको ईपीएस में दिख रही है 83 से 89, 6 रुपए ईपीएस की ग्रोथ, उसके लिए मर्जर नहीं हुआ था। और ये तो मर्जर काफी लंबी चीजों के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, और उसमें कुछ आना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। मार्केट को एक्चुअली वो नहीं दिख रहा, और वो रीजन है कि उसकी पनिशमेंट मिल रही है। क्या एचडीएफसी बैंक खराब है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। बढ़िया बैंक है, देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, बैंक खराब नहीं है। लेकिन इस बैंक का साइज अब इतना बड़ा है कि इसके लिए अब स्टेप लेना, भागना, वो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और यहां पर इसके लिए धीरे धीरे चलना ही बेटर ऑप्शन होता है। ये अगर भागने की कोशिश करेगा तो शायद ये गिर जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए, ये धीरे धीरे लेगा। अगर 4 कदम भागेगा तो ये 1 कदम 2 कदम रुकेगा भी, वापस पीछे भी लेगा। ये इस टाइप का बैंक हो गया है। आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखने जाएं कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, तो सेल्स की ग्रोथ अच्छी रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी रही है, कंपाउंडेड, यानी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी ने मेंटेन किया है। यहां पे ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए 59% ग्रोथ दिखा रहा है, बट एक्चुअली वो 59% मर्जर के बाद की है, और ये 35 दिखा रहा है। ये मर्जर के बाद के डाटा को आप मर्जर के पहले के डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते। यहां पर अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो यहां पे हमें नॉर्मल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नॉर्मल देखने को मिलती है। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स पिछले 3-5 साल से नहीं आए हैं, अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, और इन्वेस्टर्स इसलिए परेशान है, वेट कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझिए कंपनी के। शेयर होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास 19%, एफआईआईज की बिग स्टेक है, लगभग 50% से ऊपर की माल जो है वो एफआईआईज के पास में है। पब्लिक के पास में 16%, इंश्योरेंस कंपनीज 9%, डीआईएस के पास में, अदर के पास में 2% की जो होल्डिंग है वो कंपनी की है। पब्लिक के पास अभी भी 16% है, बिग प्लेयर्स के पास 85-84% का माल अभी भी लिया हुआ है। और यहां पर हमने देखा कि वो जो है इसका एडीआर वो गिर चुका था और उसमें प्रॉब्लम आ चुकी थी। दिस इज बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा। अब इसके बाद हमें चार्ट पे डिस्कस करना होगा कि एक्चुअल में आज की डेट में कर क्या सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करा दूं, एचडीएफसी बैंक खराब बैंक नहीं है, एचडीएफसी बैंक अच्छा बैंक है। क्या एचडीएफसी बैंक ओवरवैल्यूड है? नहीं है। क्या एचडीएफसी बैंक बहुत अंडरवैल्यूड है? वो भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक एक फेयरली वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। यहां से कंपनी के लिए भागना इन द सेंस बहुत लंबी दौड़ लगाना, वो लगभग नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि आपका साइज इतना बढ़ गया आज के सिनेरियो में। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वो कभी भागेगा ही नहीं। अब इन्हीं सारी चीजों को हम चार्ट पे लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हो क्या सकता है। करते हैं चार्ट पे चर्चा। अब हमारे सामने चल रहा है एचडीएफसी बैंक का मंथली चार्ट। दिस इज द मंथली चार्ट। इस डाटा को अगर हम देखने जाएं तो हमें पता चलता है कि स्टॉक यहां से अभी रिसेंट में, इस गिरावट से पहले भी 17% लगभग गिरा था, वहां से वापस ऊपर गया उन्हीं हाईज के आसपास। फिर उससे पहले भी 27% गिरा, कोविड में गिरा,
तो यहां से 15% गिरा, यहां 15% गिरा, मतलब 15-20% वो नॉर्मली गिरता है, ऐसी बात नहीं है वो नहीं गिरता है। लेकिन यहां पर इस बैंक में कब पैसा लगाया जाना चाहिए मेन खेल वो है, और कब निकालना चाहिए मेन खेल वो है, तो वो हम समझेंगे। लेकिन गिरावट इसमें बार बार बीच में आती जाती रही है, ये हमने देखा है, इसका ट्रेंड रहा है। अगर मैं यहां पर बात कर लूं कंपनी के वीकली चार्ट की, तो मैं वीकली चार्ट के ट्रेंड को भी समझना होगा। सो हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। हम यहां पर देखते हैं कि वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है। दिस इज द वीकली चार्ट। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से गिरावट रही है। दिस इज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट की गिरावट हमें नजर आ रही है। स्टॉक पहले ऊपर गया था, वहां से देखिए 3 हफ्ते में नीचे है। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, डेली चार्ट पे भी बहुत सी चीजें दिखेगी। ये डेली चार्ट एक बिग गैप डाउन हुआ है, 1680 से सीधा स्टॉक जो है अभी 1560 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमें पता चला स्टॉक के लिए अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो हमें डेली चार्ट पे बात करना होगा कि यहां पर लगभग 1550 से 1520 की रेंज में एक बड़ा सपोर्ट होगा। ये एक बड़ा सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट एरिया है, डिमांड जोन होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। यहां पर 1520 से 1550 के बीच में ये एक सपोर्ट जोन होगा, और इसको तोड़ता है तो फिर एचडीएफसी बैंक के लिए 1440 से 1450 की एक रेंज है, वो नेक्स्ट सपोर्ट जो वो हमें नजर आएगी। ये हमारे लिए एचडीएफसी बैंक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करना क्या है वो आगे की बात है, पहले हम चार्ट को समझ रहे हैं। अगेन कन्वर्ट करते हैं इसको एक बार वापिस हम मंथली चार्ट पे, हम ट्रेंड को समझते हैं कि ट्रेंड क्या है। अगर हम इस ट्रेंड को देखने जाए तो हमें पता चलेगा स्टॉक के लिए कि ये जो ट्रेंड है पिछले कई महीनों से यहां पे स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो राइट नाउ ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है, मैं यहां पे बात कर लेता हूं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो है साइडवेज, ये हो गया साइडवेज, मैं कहूंगा साइडवेज। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो वो क्या है, दैट इज नेगेटिव, वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तभी तो पैसा लगा के पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव में पैसा लगाओगे, नेगेटिव में ही पैसा लगा के पॉजिटिव होगा ना। अगर लार्ज कैप स्टॉक है तो, स्मॉल मिड होता तो हम अलग सोचते। तो अभी फिलहाल नेगेटिव है, ओवरऑल साइडवेज है, ये हमें पता चला मंथली चार्ट पे। आइए इसको हम कन्वर्ट करके थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यहां पर कि स्ट्रगल किस टाइप के हो रहे हैं, इसको हमें समझना होगा। देखिए यहां से स्टॉक ने 1, 2 और यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, लगभग 4-5 टाइम्स अटेम्प्ट किया है कि स्टॉक इसके ऊपर निकले, सस्टेन करे। यानी 1720 रुपए के ऊपर मिनिमम हमें चाहिए मंथली क्लोज। मैं यहां पे लिख देता हूं मंथली क्लोज, तब जाके तो एचडीएफसी बैंक में बुलिश सिग्नल आएंगे और वो इस साइडवेज रेंज से बाहर निकलेगा। तब तक वो साइडवेज रेंज में ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। कन्वर्ट करेंगे इसको वीकली चार्ट पे, हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी दिखाऊंगा मैं इसमें। यहां पर हम वीकली चार्ट पे बात कर लेते हैं। दिस इज वीकली चार्ट। आप इस पे भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर जो है वो सस्टेन करने को तैयार नहीं है। ये 1720 से 1750 की रेंज है, इसके ऊपर सस्टेन करने को तैयार नहीं है। और वहीं से बार बार जो स्टॉक में गिरावटें आती हैं, देखिए बार बार गिरावटें आती हैं, यहां से बार बार गिरावटें आ रही हैं और स्टॉक को बेचारे को यहां नीचे फेंक दिया जा रहा है। अब करे क्या इस सिचुएशन में, मेन खेल वो है वीकली चार्ट का। अगर ट्रेंड देखें, वीकली ट्रेंड फिलहाल क्या है, यहां पर ट्रेंड में लिख देता हूं नेगेटिव है। यहां पे ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, ये भी पता चला। और यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन होगा एचडीएफसी बैंक के लिए, ये एक सपोर्ट जोन होगा। पीछे यही जोन क्या बना हुआ था, रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। देखिए अभी एचडीएफसी बैंक कहां आ गया, सीधा एक सपोर्ट जोन के अंदर आ चुका है। तो यहां पे लेना बनता है या नहीं बनता, वो सारा डिस्कशन भी हमें करना होगा और समझना होगा। ये इतना क्लियर हुआ हमारे सामने। अब आइए अगर हम पीछे कई सालों की एक हिस्ट्रिकल पैटर्न समझे तो वो क्या है, वो हमें मंथली चार्ट पे यहाँ पे समझना होगा। मैंने आपके सामने यहाँ पे मंथली चार्ट किया कन्वर्ट, और मंथली चार्ट पे देखिए मैंने एक लाइन लगाई। आज से कुछ टाइम पहले भी मैंने एचडीएफसी बैंक पे वीडियो डाला था, और उस टाइम भी मैंने एक चीज कही थी, दिस इज लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस लाइन के पास आएगा तो एचडीएफसी बैंक में बेस्ट बाय का टाइम होगा। अब ये लाइन कौन सी है वो जानने के लिए आपको वेव एनालिसिस में आना होता है। मैं वहीं अपने ट्रेनिंग्स को समझा सकता हूं। रीजन इज ये खाली एक लाइन नहीं देखी जाती, और भी चीजें देखनी होती है, इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। अब यहां पर पहले मैं इस लाइन का इंपॉर्टेंस आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। एचडीएफसी बैंक ने जब भी इस लाइन को टच किया है और यहां पर जिसने माल भरा है, एक्यूमुलेट किया है, क्या किया है, एक्यूमुलेट किया है, उसने आने वाले 2-4 साल में अच्छे पैसे बनाए हैं। मिनिमम कितना टाइम रुकना है, 2 से 4 साल रुक सको तो ही उसके काम का है। 2 साल तो मिनिमम 2 इयर्स जो रुक सकता है उसने अच्छे पैसे बनाए हैं, ये हमें क्लियर होता है। अच्छे पैसे मतलब लार्ज कैप में अच्छे पैसे का मतलब ये नहीं होता कि वो 10 गुना हो जाएगा। लार्ज कैप में अच्छे पैसे का मतलब ये होता है कि वो लगभग 50 से 100% रिटर्न आपको इजीली दे देता है, ये होता है अच्छे पैसे का मतलब। यहां पर ये हमने पहले देखा इस पॉइंट पे 2008 में इसी लाइन को टच करके उड़ गया था। आगे देखिए अगेन एक बार इस लाइन के पास आता है स्टॉक, यहां पे 2014 में, यहां से सीधा एक अपमूव पकड़ लेता है। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूं तो 2020 में अगर आप देखेंगे क्रैश के टाइम अगेन इसी रेंज के आसपास स्टॉक आया, जिसने एक्यूमुलेट किया, माल भरा,
आने वाले 2 साल में उसका पैसा मोर देन डबल हो चुका था। और ये हर बार हुआ है, नॉट फर्स्ट टाइम, हर बार हुआ है। दिस इज लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब रिसेंट में इन्हीं लाइन के आसपास अगर मिलता है, सो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर्स, ऐसा ये हिस्टोरिकल ट्रेंड बताता है। सो आपको कंसल्ट करना है अपने एडवाइजर के साथ, बात करनी है और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब देखो, कोई इंसान होता है जो कहता है मैं 2 साल बैठने को तैयार हूं, कोई कहता है मैं 10 साल, और कोई कहता है मेरे तो 2 दिन में बीपी ऊपर नीचे होता है, मैंने लिया उसके बाद चल जाए बस, मैं बॉटम पे लूं, मैं टॉप पे बेचूं। भाई पापा जी की दुकान पे थोड़ी आए हो जो बॉटम पे लेके टॉप पे बेच दोगे। तो कई लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए आपका एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो अपनी बुद्धि विवेक से काम करिए। तो ये हमें दिख रहा है कि स्टॉक के लिए चीज है। तो आज की डेट में इस लाइन का प्राइस लगभग यहां पर आता है अब 1450 रुपए के आसपास। आप 1450 की रेंज या 1500 के आसपास भी समझ सकते हो, इसके आसपास आता है। एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि एचडीएफसी बैंक के लिए अब बड़ी गिरावट यहां से मुश्किल लगती है। मतलब फॉल जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं फॉल, बिग फॉल, तो मुझे यहां से अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये क्लियर होता है कि कोई बिग फॉल आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होने वाली है, हमें समझ आता है। अब हम आगे बात करते हैं इस बैंक में कि एचडीएफसी बैंक चलता नहीं है और आगे कब तक नहीं चल सकता, फिर मैं बताऊंगा करना क्या है। देखिए ध्यान से, जो मेरा अनुमान है 2024 का जो साल होगा, इवन मेरा आज से 1 साल पहले व्यू अलग था। मुझे लग रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर एचडीएफसी बैंक को लगभग 2000 के लेवल लेने चाहिए। आज से 1 साल पहले अगर आप जनवरी 2023 में पूछते, मेरा व्यू यही होता कि 1750 पहला टारगेट था, और 1750 हमारा पहला टारगेट वो डन भी हुआ। यहां पर हमने पहले बात करी थी 2022 में भी, और जब स्टॉक यहां पे 1260-1300 की रेंज में आया था, तब भी मैंने बताया था 2022 में कि एचडीएफसी बैंक 1750 और 2000 की रेंज में जाएगा। वो 1750 तो आया, बट 2000 की रेंज में नहीं आ पाया, अभी तक नहीं आ पाया है। अभी 2024 में अगर मैं अपना पर्सनल फ्रैंकली आपको व्यू बताऊं, तो मैं ये बात बोल भी चुका हूं कई बार कि एचडीएफसी बैंक इज आईटीसी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। नाउ एचडीएफसी बैंक विल एक्ट एज द आईटीसी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। आईटीसी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे आईटीसी ने कई सालों तक रिटर्न्स नहीं दिए थे इन्वेस्टर्स को, एचडीएफसी बैंक भी वैसा ही करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और वैसा संभव भी है, वैसा हो भी सकता है। रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक ने 10, 15 या 20% का कोई रिटर्न दे दिया वो रिटर्न होता है। नो, रिटर्न का मतलब ये होता है कि स्टॉक जिस स्पीड से बढ़ रहा था, जो कि थी हमारी 25% कैगर, कैबर का मतलब सीएजीआर, 25% सीएजीआर से स्टॉक बढ़ता था। एचडीएफसी बैंक को हम लोग खुद कहते थे हर 4 साल में पैसा डबल करता है स्टॉक, लेकिन अब वो संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, एंड ये आईटीसी टाइप हो चुका है। 2024 में भी मुझे लगता है कि स्टॉक जो है टाइम पास मोड में ज्यादा रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि आप रुपीस 1750 के ऊपर निकलो, 1700 प्लस के ऊपर जाओ, तब जाके आप में कुछ मूव आएगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मूव नहीं होगा। तो इस केस में प्लानिंग क्या रखें, अब मेन पार्ट आता है, वो ध्यान से सुनना। प्लानिंग क्या होगी वो ध्यान से समझना। सो दिस इज लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो आपने देखी। अब प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। यहां से मैंने इसको सबको हाइड किया। अब मैं एक बार वीकली चार्ट कन्वर्ट करूंगा, प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, क्या प्लानिंग है, और मैं एचडीएफसी बैंक में क्या कर रहा हूं वो भी समझाऊंगा। यहां देखिए, हम बात कर रहे थे कि अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, कहीं से भी किसी भी प्राइस से इन्वेस्टेड हो, तो उनके लिए क्या हो सकता है, और मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं ऊपर से ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता और स्टॉक अगर मुझे इन रेंज के आसपास मिलता है, सो माई साइड विल बी बाय ऑन डिप साइड। मेरी साइड कौन सी होगी, बाय ऑन डिप। मैं क्या करूंगा, यहां पर मिलता है ऐड करना चाहूंगा, लेकिन अब प्लानिंग में चेंज क्या रहेगा कि स्टॉक वापस जैसे ही 1680 से 1700 जाता है, 1680 से 1700 जाता है, यानी मानो 1400, 1450 या 1480, 1500 कहीं भी मिला वहां लिया, 1680 से 1700 या 1720 की रेंज में कहीं भी दिखा और कोई नेगेटिव इंडिकेशन आता है उस टाइम पे, तो वहां पे बुक प्रॉफिट, चुपचाप बुक प्रॉफिट ये होगा यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड वाले का। कौन बुक प्रॉफिट करेगा और कौन सा, जो इन्वेस्टमेंट पहले से उसको प्रॉफिट बुक नहीं करना, जो आप बाय ऑन डिप करके कर रहे हो उसका प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाने की तैयारी में नहीं है। तो अगर मैं बाय ऑन डिप यहां पे करता हूं तो उसका प्रॉफिट मैं आप बुक कर लूंगा। जो पहले से इन्वेस्टमेंट पड़ा है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड मेरे पास ये है। दूसरा है ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और हमारा विजन है कि नहीं 2-5 साल हमें बैठना है। देखो मैं हर कैटेगरी को कंसीडर कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या रहेगा, होल्ड, 2-5 साल बैठना है, होल्ड। बट उस केस में एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है, यहां पर 15% सीएजीआर से ऊपर की एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, 15% सीएजीआर रखनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसको 12 to 15 करना चाहूंगा, यहां पे 12 to 15% सीएजीआर की ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगर आप 5 साल का विजन लेके बैठ रहे हो तो। और आपको लगता है कि बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स यहां से आएंगे, यू आर रॉन्ग। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप कोई दूसरा स्विच करने की तैयारी कर लो, अगर आपके बहुत बड़े मल्टीबैगर के एक्सपेक्टेशंस है तो। अगर आपके नॉर्मल के हैं देन इट इज नॉट ए बैड कंपनी एट ऑल, ये समझ लो।
यहां पर आगे चलते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों की। यहां पर फ्रेश इन्वेस्ट, अब फ्रेश इन्वेस्ट का मतलब क्या है, जो 2 से 5 साल बैठ सकते हैं, 2 से 5 साल बैठ सकते हैं, उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए एचडीएफसी बैंक विल ऑलवेज बी ए बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक, कोई खराब नहीं है, बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक है, कोई खराब नहीं है, बढ़िया है। लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या करनी होगी, रिटर्न उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए मोर देन 12 to 15% कैगर, ये कैगर से ज्यादा आप उम्मीद मत करिए, प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आपको ज्यादा मिलता है इससे तो बहुत बेटर है, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद करके अपना उतना पैसा मत डालिए कि आपको बाद में तकलीफ होगी, यार मैंने तो ये डाला था कि यहां से मेरे को 2 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में करीब 5 गुना हो जाएगा, उस हिसाब से डाला तो वो आपको झटका लग सकता है, इस बात का विशेष ध्यान में रखिए। एचडीएफसी बैंक खराब बैंक नहीं है, लेकिन ये डिप पे लेने लायक है। इन प्राइजेस के आसपास तो एक बार इसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां से मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं और रिजेक्शन आ रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको चांस मिलेगा, तब आप उसको अच्छा राइड कर सकते हो। यहां पे अगर कोई ऑलरेडी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 2 से 5 साल का, इस बात का ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप, डिप पे मिलता है, यहां पर कहीं भी मिला बिंदास एक्यूमुलेट टाइप हुआ, यानी एक्यूमुलेट किया, लेकिन उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, आने वाले 2 से 5 साल में यही होनी चाहिए कि 12 से 15% सीएजीआर टर्म्स में ग्रो करेगा। सीएजीआर मतलब हर साल 12 से 15% के बीच की ग्रोथ मिल सकती है। ऐसा हो सकता है 2 साल कुछ ना मिले, तीसरे साल सीधा ही 36% मिल जाए, तो इन्वेस्टर उसे ही बोलते हैं, आप ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर की बात हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की, और फिर एक अलग स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे बात करेंगे स्विंग ट्रेड की। तो देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ कि इनमें ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होती है, लार्ज कैप में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होती, बहुत से लोगों को नहीं पता, वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं लार्ज कैप में, नहीं होती है लार्ज कैप में ब्रेकआउट ट्रेड। लार्ज कैप में डिप पे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, और स्विंग करनी है तो वहां डिप से लेके हाई तक की स्विंग कर लो, वो बेटर टाइम होता है। जैसे अभी आपने यहां पर इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया, अब इसमें स्विंग जो होती है वो एक बार में नहीं होती है, ध्यान रखिए। एक्यूमुलेट किया, यहां पे इस साइड में एक्यूमुलेट का रेंज मिला, किया, आपको अगर दिख रहा है कि यार मुझे 15 से 20% का रिटर्न आ रहा है, या 10% 20% जितने का भी आपको स्विंग करना है वो आ रहा है, तो आप चुपचाप अपना बुक प्रॉफिट करके निकल जाओ। इनमें आपको स्टॉप लॉस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे बैंक में स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डिप पे भी आपके लिए एक्यूमुलेट ही होते हैं, हर एक टाइप की डिप में। तो जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर वो एचडीएफसी बैंक को डिप पे ले ले, कहीं भी डिप पे मिलता है एक्यूमुलेट कर ले, शांति से बैठ जाए, एफडी से अच्छा रिटर्न चाहते हो तो इसका स्विंग कर सकते हो। ये किसके काम का हुआ, ध्यान से सुनो, ये स्विंग कौन करेगा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो थोड़ी करेंगे। एफडी से बेटर रिटर्न जिनको चाहिए 6-12 महीने में, कि हाँ शांति से बैठे, जैसे मानो आपने 1550 पे लिया, आपने कुछ क्वांटिटी यहां कर ली, मानो आपको 3 लाख की एफडी करनी थी, आपने 1 लाख रुपए यहां डाल दिए, फिर आपको 1400 के आसपास 1450 के आसपास मिला, आपने 1-1.5 लाख और डाल दिए, फिर आपको थोड़ा नीचे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अब आपके पास हुआ 2 लाख 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है यार इसकी मैं एफडी करता, उसमें तो 1 साल में कुछ आए ना आए, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो 15-20% का स्विंग यहां से दे ही देगा, वो तो देता ही देता है, 15% का स्विंग तो इजीली दे ही देगा, तो 15% जैसे ही आएगा अपन प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। किसके काम का है, जो एफडी करना चाहते हैं और एफडी से बेटर ऑप्शन चाहते हैं, तो वो इसको काम में ले सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड होगी यहां पे वो वाली स्विंग नहीं होगी कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया, प्रॉपर टारगेट लिया, ये किया ना, यहां से एक्यूमुलेट किया, स्विंग मिला 15% का, जैसी आराम किया, वो होगी उसके काम की। किसके काम की, जो एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हैं और 1 साल के अंदर वो देखना चाहते हैं, उनके काम का है, क्योंकि ये स्विंग दे देगा। वो कौन से दिन देगा आपको सोचना नहीं होगा, 15% पे जीटीटी लगा के बैठ जाओ, शांति से निश्चिंत हो जाना, ये आपको रिटर्न मिल जाते हैं। ये सिंपल तरीके हैं इन लार्ज कैप स्टॉक्स में कमाने के, लेकिन लोगों से फॉलो नहीं होते। क्यों, क्योंकि 1550 में लेके हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैंने आज ले लिया, कल से स्टॉक चलना चाहिए, या फिर 1400 आ गया, मैं पूरा इन्वेस्टेड हो गया हूं, मैंने ले लिया, कल से स्टॉक चलना चाहिए। ये देखिए, बात समझिए, हमारे घर का धंधा नहीं है ये, इस बात को समझ लीजिए। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमें प्लानिंग चेंज करनी है। मैं यहां पर आपके सामने प्लानिंग ही बताता हूं ज्यादातर, कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या रखनी है वो समझो, बाकी चीजें एफआईआईस डीआईएस को अपना प्राइस एक्शन बनाने दो, वही ऊपर ले जाएंगे, वही नीचे लाएंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप काम करेंगे। तो मेरे लिए एचडीएफसी बैंक अभी किन लोगों के लिए बेटर होगा, मेरे हिसाब से जो एफडी करना चाहते हैं और एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक को नीचे एक्यूमुलेट कर लो चुपचाप, कोई डर नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखने की दरकार, कुछ नहीं, आएगा भाव अच्छा मिलेगा। और 15 से 20% का, जहां भी 15% 14% जो भी आपको चाहिए वो लेकर अपना प्रॉफिट बुक करके साल भर के अंदर जैसी आराम कर लो। ये सिंपल सा मेथड है। और बाकी नए ब्रेकआउट के लिए एचडीएफसी बैंक में नेक्स्ट मूव कब है, जब एचडीएफसी बैंक 1750 1720 की इस रेंज को काट के ऊपर सस्टेन करे, तब है, तब तक नहीं है। तो क्या एचडीएफसी बैंक कभी 2000 नहीं जाएगा, जाएगा, समय लेगा,
बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं आएंगे। अगर एचडीएफसी बैंक 1700 से 2000 जाता है, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% रिटर्न ओनली, 10-12% का ही रिटर्न होगा। ये मत सोचिए कि वो 300 रुपए या 250 रुपए बढ़ गया, 250 रुपए बढ़ना नहीं देखा जाएगा, वो 15% के लगभग का ही रिटर्न होगा। इस बात को ध्यान से समझिए, पैसों में या रुपए में मत देखिए, उसको हमेशा परसेंटेज टर्म्स में देखने का कष्ट करिए। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग जो भी मुझे समझ आ रहा था मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट है और वो काफी नीचे से है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे लिए एफडी से बेटर रिटर्न लाता है, मैं उसमें आराम से बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश में एचडीएफसी बैंक में अभी फिलहाल कुछ नहीं डाल रहा। अगर यहां से कोई बड़ी गिरावट आती है एचडीएफसी बैंक में तो मैं डालने की सोचूंगा, बट जहां तक मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि यहां से बहुत बड़ी गिरावट आना मुश्किल है। अब जैसे 1500 का स्टॉक अगर 1450 आ जाता तो वो 10% के आसपास की गिरावट होगी। इससे बड़ी गिरावट मुझे फिलहाल मुश्किल नजर आती है। बाकी देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं वेव एनालिसिस में, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी। वेव एनालिसिस 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में मैं एक इंसान को सिखाता हूं और वो सीखने के साथ साथ हमारे पर्सनल सेटअप को समझता है, सारी चीजों को क्लियर करता है। हम शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में स्विंग कैसे करते हैं या इन्वेस्टमेंट किन क्राइटेरिया को देख के करते हैं, वो उन सारी चीजों को समझता है। अगर आप भी आना चाहें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपना कॉल शेड्यूल करा सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और चैनल की डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी हमारे साथ कनेक्ट होइए। डायमंड मेंबरशिप में आप हमसे किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पूछ सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, उस चार्ट पे क्या व्यू है वो हम आपको बता देंगे। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। एसटीपी चार्ट स्कैनर उन लोगों के लिए जिनको चार्ट की समझ है थोड़ी बहुत। इनमें ब्रेकआउट किन स्टॉक्स में आने वाले हैं वो हम आपके लिए पहले ही दे देते हैं, स्टॉक या फिर रिवर्सल वाले विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखो और ये स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अब उसमें काम करना है नहीं करना है, कहां लेना कहां नहीं, वो आपको ही डिसाइड करना है। बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है तो एसटीपी चार्ट स्कैनर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह से आपको कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको हमारी टीम आंसर दे देगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।